कि हम ब्लॉक 2 का यूनिट 2 हम कवर कर रहे थे जिसमें हमने पॉइंट बायसेल कोरिलेशन कवर किया जी है ना। और पाई कोफिशिएंट हमने कवर किया, बायसेल कोरिलेशन, टेट्राकोरिक कोरिलेशन। ये करना है। ठीक है, आज हमें करना है स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन जी जिसको स्पेयरमैन रो भी बोलते हैं। स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, हमने टेस्ट भी पढ़े थे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक। तो जो हमारा स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है ये नॉन पैरामेट्रिक मेजर ऑफ कोरिलेशन है यूज टू असेस द डिग्री ऑफ डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल व्हेन द डाटा आर एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। कब ये किस दो वेरिएबल की एसोसिएशन और रिलेशनशिप ये चेक करता है उन दो वेरिएबल की जो उसमें डाटा हमारा रैंक्स में होता है, दोनों वेरिएबल में। ठीक है, इसीलिए इसको रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कहा जाता है। व्हेन इज स्पेयरमैन्स आर यूज्ड, कब हम स्पेयरमैन रो कोरिलेशन को या स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को हम यूज करते हैं व्हेन डाटा आर इन ऑर्डिनल फॉर्म, जब हमारे पास डाटा ऑर्डर्स में होता है, ऑर्डिनल स्केल पर होता है, रैंक में हमारे पास डाटा होता है। एंड स्कोर्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, तभी ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगर डाटा जो स्कोर्स हैं हमारे वेरिएबल्स के, अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते दैट मीन्स कि वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता। ठीक है, हमने पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की एजम्पशंस हमने पढ़ी थी, जिसमें पैरामेट्रिक टेस्ट का एक एजम्पशन यही होती है कि जो स्कोर्स होते हैं, जो डाटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और किस पर हम चेक करते हैं? एनपीसी कर्व पर हम चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह का कर्व होता है, याद है आपको? ये जी जी। इस तरह का कर्व पेन से। होता है, एनपीसी कर्व हम बोलते हैं। जी ठीक सर। है, रिलेशनशिप इज मोनोटोनिक बट नॉट लीनियर। ठीक है, रिलेशनशिप जो होती है वेरिएबल्स की वो मोनोटोनिक होती है। अगर लीनियर होगा तो लीनियर होगा आपका पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट में रिलेशनशिप लीनियर होती है। लीनियर कब होता है? कि वो एक डायरेक्शन में जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है? रिलेशनशिप मोनोटोनिक होती है। मोनोटोनिक रिलेशनशिप किस तरह की होती है? अ मोनोटोनिक रिलेशनशिप इज वन इन विच द वेरिएबल मूव इन ओनली इन वन डायरेक्शन थ्रू आउट द रेंज ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारे पास x है और एक वेरिएबल अपने पास y है। as x increase y either only increase or only decrease, the rate of change need to be constant। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, वो होता है मोनोटोनिक रिलेशन। जब हमारे पास वेरिएबल एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में मूव होता है। डाटा कंटेन्स एक्सट्रीम वैल्यू आउटलायर्स। आउटलायर्स क्या होते हैं? ये हमारे जब हमारा जो डाटा है, जो स्कोर्स है हमारे यहाँ पर फिल ना होकर, एनपीसी कर्व पर ना हो, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन आएगी, एनपीसी कर्व पर ना होकर यहाँ पर होते हैं, आउटलायर्स में होते हैं, इनको आउटलायर्स बोला जाता है। एजेस पे होते हैं एनपीसी कर्व के। ठीक है, तो एजेस पे होंगे, आउटलायर्स में होंगे, एक्सट्रीम वैल्यू होती है। एक्सट्रीम वैल्यू तब होगी जब डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो डाटा यहाँ पर होता है, एक्सट्रीम्स पर हमारा डाटा शो होता है, जो स्कोर्स होता है। वेरिएबल आर मेजर्ड यूजिंग रेटिंग्स, प्रेफरेंसेस और रैंक्स। ठीक है, तो अब हम स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल रैंक्स में होते हैं, ऑर्डर्स में होते हैं। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, दोनों की जो रिलेशनशिप आती है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, डाटा आउटलायर्स में होता है, पूरा एनपीसी कर्व पर हमें डाटा नहीं मिलता है, नॉर्मल डाटा नहीं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है डाटा। ठीक है, और वेरिएबल्स को हम मेजर करते हैं रेटिंग स्केल के थ्रू, प्रेफरेंसेस के थ्रू और रैंक्स के थ्रू। नेचर ऑफ स्पेयरमैन कोरिलेशन। ठीक है, अभी हमने जैसे बात की कि ये नॉन पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, कि कोई भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, सेकंड बेस्ड ऑन रैंक, रैंक पर बेस्ड होता है। ठीक है, नॉट रो स्कोर। रेंज होती है -1 to
+1। +1 में परफेक्ट पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन आता है, -1 में परफेक्ट नेगेटिव रैंक कोरिलेशन आता है। अब +1 और जो ये साइन है +1 और -1, ये क्या बताते हैं? ये डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, कि भाई अगर मैंने कहा कि +1 कोरिलेशन है या नियर बाय +1 के नियर बाय कोरिलेशन या प्लस में कोरिलेशन आता है, दैट मीन्स कि जो कोरिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल में रिलेशनशिप आ रहा है। नेगेटिव का मीन्स है कि नेगेटिव रैंक कोरिलेशन, अगर -1 आता है तो परफेक्ट नेगेटिव रैंक कोरिलेशन है, अगर 0 आ रहा है तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आता है, स्पेयरमैन रो का फॉर्मूला है 1 - 6 सम ऑफ डी स्क्वायर ऑन एन, एन स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला है स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का। जहां पर जो डी है, डी इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑफ पेयर जो स्कोर है, जो हमारे वेरिएबल का जो स्कोर आया, जो डाटा आया, उनके पेयर जो हमने स्कोर्स किए उसके बीच का रैंक डिफरेंसेस आता है। सम डी स्क्वायर क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्ड रैंक डिफरेंस, जो रैंक डिफरेंस आया अब हम क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर हमने किया। एंड नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम इसमें कैसे हम डी कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, ये स्टेप वाइज हम इसको यहाँ पर समझ रहे हैं। तो स्टेप 1 आता है रैंक द स्कोर ऑफ बोथ वेरिएबल, हाईएस्ट रैंक 1 और लोएस्ट रैंक 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा आता है, अब हम उस डाटा को जो स्कोर हमारे पास आए, अब हम उसको रैंक करेंगे कि ये जितना भी जो हाईएस्ट होगा वो रैंक 1 है, उससे लोएस्ट आएगा। इसी तरीके से हम उसको रैंक 1, हाईएस्ट और लोएस्ट को रैंक के अकॉर्डिंग पे हम उसको असाइन करते हैं स्कोर्स को। स्टेप 2 आता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ ईच पेयर। फिर हम जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को हम माइनस करेंगे रैंक को, तब हमारा डी कैलकुलेट आएगा। अब जो हमारा जो रैंक डिफरेंसेस आया उसका हमने स्क्वायर किया, और स्टेप 4 में सम ऑफ डी स्क्वायर। अब कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिसमें उनका क्लास में रैंक से को हमने डिनोट किया, एक्स से 2 वेरिएबल हमने रखा, और एक लिया है हमने रैंक इन स्पोर्ट, कि क्लास में उनका रैंक कितना है और स्पोर्ट्स में उतना उनका रैंक कितना है। ठीक है। जी मैम। अब हमने किया कि जो रैंक इन क्लास उनमें तो ए का 1 आया, बी का 2, 3, 4, 5 हमने उसके अकॉर्डिंग असाइन किया। रैंक इन स्पोर्ट, स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो जो ए स्टूडेंट है, ठीक है, उसका अगर क्लास में 1 रैंक आ रहा है तो उसका स्पोर्ट्स में 2 रैंक आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने स्पोर्ट्स में भी रैंक उनको दिया 2, 1, 4, 3, 2। हेलो, एम आई ऑडिबल? आ रही है आवाज आपकी? सब समझ रहा हूँ। मूव नहीं कर रहा है, गड़बड़ हो इस पे फिर। एक मिनट ना। अब हमने क्या करना है, इसका डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, डी हमने कैसे किया था कि अगर हमें डी कैलकुलेट करना है तो आर एक्स माइनस आर पाई। ठीक है, अब आर एक्स क्या है? 1। अगर 1 से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास डी की वैल्यू आती है -1। इसी तरीके से हम 2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1। 3 -4 -1, 4 -3 1, और 5 -5 0। अब जो ये डी की वैल्यू आती है, हमने इसका स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन हट जाएगा माइनस का। ठीक है, 1 1 1 और 0। तो हमारे पास डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, और एन कितना है अपने पास, नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं? 5। ठीक है, अगर हम इसमें फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करते हैं 1 - 6
डी स्क्वायर अगर हम टोटल करें 1 2 3 4, तो डी स्क्वायर का आता है हमारे पास 4। ओके, एंड डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर कितना है हमारे पास, एन कितना है 5, और एन स्क्वायर -1। तो एन स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा एंड -1। ठीक है। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय, हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आती है 120। जब हम इसको पूरा सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन आता है 0.80। 0। ठीक है, जी मैम। ये समझ आया, यहाँ जी। पे कोई डाउट? नहीं मैम। ओके। ये स्लाइड मूव क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट। क्या आ गया?
आ गया मैम ऑनलाइन। ओके, एक मिनट। जी। ये ऑटोमेटिक अपडेट पे चला गया था। अच्छा अच्छा। पता नहीं किस वजह से कर रहा है ये। अब तो नया भी ले लिया तब भी दिक्कत कर रहा है। एक मिनट, शेयर कर रही हूँ पीपीटी ना। किस वजह से करता है ऐसे सिस्टम? ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कैसे हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की? यहाँ तक कोई डाउट? हेलो? जी मैम। यहाँ कोई डाउट है? यहाँ तक नहीं कोई मैम। डाउट? नहीं मैम। ये क्लियर हुआ कैसे जी। हमने वैल्यू पुट की है फॉर्मूले में? जी मैम। ठीक है। अब इसको अगर जो हमारे ये वैल्यू आई है कॉरिलेशन की, अगर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो जो वैल्यू आई है 0.80, अब ये किस में है? पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। दैट इट्स इंडिकेट अ हाई पॉजिटिव कॉरिलेशन। स्टूडेंट हु रैंक हाई एकेडमिकली सो टेंड टू हाई रैंक इन स्पोर्ट्स। कैसे हम इसको इंटरप्रेट करेंगे कि जिन पॉजिटिव कॉरिलेशन आया, दो वेरिएबल थे अपने पास, ठीक है। एक वेरिएबल क्या था? अगर हम इसको रखें तो एक वेरिएबल था अपने पास x और एक वेरिएबल था y, ठीक है। x वेरिएबल हमने क्या रखा? ये कहाँ गया? मैम वो पीपीटी शो नहीं हो रही। पीपीटी शो नहीं हो रही है? जी। एक मिनट, वेट। अब आ गई। देखो, हमारा रिजल्ट आया, जी। ठीक है। अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को? 0.80 कोरिलेशन आया है, जी। ठीक है। अब ये क्या कहता है? 0.80 हम दो वेरिएबल के बीच में चेक कर रहे थे अपना, एक वेरिएबल था x, दूसरा वेरिएबल y, ठीक है। x क्या था? रैंक इन क्लास की। हमारे पास 5 हमने स्टूडेंट्स का डाटा लिया है। अब हम 5 स्टूडेंट में देख रहे हैं कि उनका क्लास में रैंक क्या है, ठीक है। और दूसरा हमने देखा रैंक इसमें स्पोर्ट्स में, ठीक है, रैंक्स इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये हमने डाटा देखा। अब हमारा जो रिजल्ट दोनों के बीच का अगर हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 0.80, ठीक है। अब ये वैल्यू कहती है कि हमारा जो कोरिलेशन है दोनों का हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या कहता है कि जिस बच्चे की क्लास में रैंक हाई है वो बच्चे की रैंक स्पोर्ट्स में भी हाई है, ठीक है। ये कहता है कि अगर हमारा जो स्टूडेंट ए है वो अगर क्लास में उसकी रैंक इंक्रीज हो रही है तो उसकी रैंक स्पोर्ट्स में भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर एक बच्चा क्लास में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट कह रहा है स्टूडेंट हु रैंक हाई एकेडमिकली ऑल्सो टेंड टू रैंक हाई इन स्पोर्ट्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ऐसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को। हमने
एक डिफरेंस हम देख रहे हैं कि पियर्सन आर और स्पेयरमैन आर के बीच में क्या डिफरेंस है। पियर्सन आर एक पैरामेट्रिक टेस्ट है, स्पेयरमैन आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम स्कोर्स को जो यूज कर रहे हैं डाटा, वो रो स्कोर्स में हमें डाटा मिल रहा है, यहाँ पर हमें रैंक स्कोर्स में मिल रहा है। ठीक है, रैंक में हमें डाटा मिल रहा है। यहाँ पर नॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट है कि जो भी डाटा आ रहा है वो नॉर्मली डाटा हमें मिले, यहाँ पर कोई नॉर्मेलिटी की नहीं है। अब अगर डाटा हमारा नॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा तो चलता है, कोई ऐसे अजम्पशंस हमारी हम यहाँ पर नहीं अप्लाई करते हैं। लीनियर रिलेशनशिप होती है और यहाँ पर मोनोटोनिक रिलेशनशिप होती है। ये डिफरेंस है पियर्सन आर और स्पेयरमैन के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? नहीं मैम। अब आता है आपका स्पेयरमैन का ही दूसरा टाइप आता है विद टाइड रैंक। टाइड रैंक होता क्या है कि अगर हमारे पास, जैसे हमने अभी 5 सब्जेक्ट का हमने डाटा देखा, 5 स्टूडेंट का, अगर हमारे पास 3 या अब इसको तो हमने इजिली रैंक कर दिया, ठीक है, सबकी रैंकिंग अलग अलग थी, सबके स्कोर्स अलग थे। अगर हमारे पास हमने जो 5 स्टूडेंट का डाटा लिया उसमें से ही 3 स्टूडेंट के सेम स्कोर हो, हम कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट का भी 30 है स्कोर, सेकंड जो सब्जेक्ट है उसका भी 30 स्कोर है, ठीक है, थर्ड का भी 30 है, तो हमारे पास जो तीन सब्जेक्ट है या 3 बच्चों के सेम स्कोर आ रहे हैं, तो हम उसको कैसे रैंक करेंगे? उसको बोलते हैं टाइड रैंक्स। टाइड रैंक अकर व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट ऑब्टेन द सेम स्कोर ऑन अ वेरिएबल एंड देयरफॉर रिसीव द सेम रैंक। ठीक है, अब उसको अगर इस तरह का डाटा हमें मिलता है तो उसका ये कोरिलेशन, स्पेयरमैन रो कोरिलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ 3 स्टूडेंट स्कोर द सेम मार्क्स एंड ऑक्यूपाई रैंक 4, 5, 6। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 3 स्टूडेंट ने सेम डाटा, सेम स्कोर उनको मिला एग्जाम में, 30, 30, 30। ठीक है, अब हमने किया 1, 2, 3, या हमने इसको रैंक किया 4, 5, 6। ठीक है, देन ईच स्टूडेंट इज असाइन द एवरेज। अब हमने क्या करना है, ये नंबर में आया 4, 5, 6, अब हमें इसका एवरेज कैलकुलेट करना है। 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5। तो हमने जो नंबर, हम जो स्टार्टिंग करेंगे, जो नंबर असाइन करेंगे वो एवरेज के बेसिस पे असाइन करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो पियर्सन का जो हम यहाँ पर टाइड रैंक के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ सैंपल, डिवाइडेड बाय रूट सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स स्क्वायर अपॉन एन सम वाई स्क्वायर माइनस सम वाई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास जो डाटा आता है वो रिपीट होता है, डाटा सेम स्कोर हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब x क्या है? रैंक ऑफ वेरिएबल x, y रैंक ऑफ वेरिएबल y, एंड n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इसकी स्टेप्स हम देखते हैं कि कैसे हमें टाइड रैंक के जो ये इस तरह की क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, इस तरह का डाटा हमारे सामने आता है, तो हम उसको कैसे सोल्व आउट करें। कन्वर्ट रो स्कोर इनटू रैंक। सबसे पहले जो हमारे पास रो स्कोर आते हैं, एक्स और वाई के जो स्कोर है, जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक्स वाई हमारे पास सीक्वेंस रिपीटेड स्कोर आ रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, रैंक में असाइन करते हैं फॉर वेरिएबल एक्स एंड वाई। असाइन रैंक टू टाइड स्कोर प्रॉपर्ली फॉर टाइड वैल्यू असाइन द एवरेज ऑफ द रैंक। जैसे अभी हमने एवरेज निकाला ना, कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई 30 है, 30 है और 30 है, और हमने इसको दिया ऊपर 20 या 10 इस तरीके से, तो 1 ये आ गई, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 1 रैंक अगर हम इसको असाइन करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमारे जो 3, 4, 5 पे जो है वो सेम स्कोर है, तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। 3, 4 + 5 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया हमारा 7 और 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/3। ठीक है, तो ये 4, तो ये एवरेज आता है हमारा 4। अब हम उसके एवरेज पर हम एवरेज के अकॉर्डिंग हम रैंक को असाइन करेंगे। ठीक है, अब कैसे?
क्रॉस चेक रैंकिंग यूजिंग द सम ऑफ रैंक चेक। अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि हमने ये सही असाइन किया है, तो हम कैसे सम रैंक करेंगे? 2n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको अगर हम चेक करें, 2 नंबर ऑफ कितने, 1 2 3 4 5, 5+1 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 2 12, नहीं, डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट। हम्म, ठीक है, इस फॉर्मूले से हम वेरीफाई कर सकते हैं अपनी रैंक्स को। अब आता है कि जो हमने टेबल यहाँ पर, आप इस टेबल को समझो। ये हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है हमारा बीएचएस और एक वेरिएबल है बीडीआई, एक्स और वाई। ठीक है, अब हमारे जो सब्जेक्ट के स्कोर्स हैं, बीएचएस में 7 है, बीडीआई में 8 स्कोर आया है, 11 16 ये हमारे सब्जेक्ट के स्कोर्स हैं। ठीक है, अब हमें फर्स्टली हमें क्या करना है, जो भी हमारे स्कोर्स हैं एक्स और वाई, बीजीएस और बीडीआई के, इनको हमने रैंक में अरेंज करना है। रैंक में कैसे? कि जो सबसे सबसे स्मॉल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमने इसको किया यहाँ पर, रैंक हम कैसे देंगे इसको? 5। ठीक है, अब हम इसको एक रैंक में, एक ऑर्डर में हम इसको लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है, कैसे रैंक करेंगे? 5 है, 5 को हमने 1 रैंक किया। ठीक है, रैंक ऑफ एक्स, एक्स की अभी हम रैंक कर रहे हैं। अब 5 से बड़ा कौन है ये देखो। अब 7, 7 बड़ा है, बट 7 कहाँ है? ये ठीक है 7 रिपीट हो रहा है, 1। जी। एक तो और 1 7 पोजीशन पे, पे है 7, और दूसरा 7 कौन पे, सा कुछ 7 पे 7 पोजीशन पे है, और तो नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? एवरेज हम करेंगे, 1+7 डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट, 8 नहीं, 2 नहीं, कितने नंबर ऑफ है? 10। 10। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 10, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये जाएगा 5 टू, ये जाएगा 4/5, हाँ, 4/5 जाएगा मैम। तो 5 8 40 हो जाएगा, 0.80 वही, कितना जीरो पॉइंट आएगा? 0.8। 0.8 जी नहीं, सिंपल, सिंपल है वो तो मैम, 8/10 है ना। हाँ हाँ, वो तो जाएगा, बट ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसकी वैल्यू आनी है 3.5। 3.5 7 के एक अराउंड जा रही मिनट, है। एक मिनट, ये जाएगा इससे, ये इसका कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला है, 2n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये पिछले वाले उसका था, हमने गलत 7 कैलकुलेट प्लस किया। 8, 8 दूनी 16, 16/2, n+1 2 11 दूनी 7 22/11, डिवाइडेड बाय 2। 22, फिर तो 11 ही आ जाएगा। कैसे गड़बड़ किया है इन लोगों ने? 1 1 और 7 पे है ना? एक मिनट। कहीं तो कुछ गड़बड़, कहीं तो कुछ छूटा है। 4 5 6 ऐसे ही तो किया है, 2 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है ना 7। जी जी। हाँ, अब 1 कहाँ देंगे हम इसको रैंक? ये जाएगा 2। 7 एक 7 2 मिनट, 9, पहले ना 9 हमें दूनी इसको 18 अरेंज पड़ता है। करना पड़ेगा। हम्म, ओह शिट, उससे छोटा तो 6 है ना, वो जी। मिस किया है हमने। तो 6 को अच्छा। रैंक दी हमने 2। ठीक जी है, जी जी। वो ऐसे रैंकिंग होगी। अगर हम हाँ, इसको 3, 3 2 2 टाइम्स है, इसलिए 3.2 हो गया, 3.5। एक एक और मिनट, 11 2 टाइम्स है, तो इसीलिए 6.5 हो गया। जितने नंबर ऑफ टाइम्स, उतने नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड हो गया वो। डिवाइडेड होगा ना? हाँ, जी 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 जी। ठीक है, इस तरीके समझ से गया। हमने ये अरेंज करना है। जी ठीक है, तो 3.5 3.5, ठीक है, जी हमने जी दोनों जी। की एवरेज हमने वो दिया।
जी ठीक है, अब उससे आएगा 9, 9 जी था, 9 हाँ नंबर ऑफ, हाँ 9 + 1 10 10 अपॉन हाफ 5, ठीक है मैम 5 हाँ हो जाएगा मैम। ठीक है, 5 आ गया। तो उसी के जी अकॉर्डिंग अब हमने इसको अरेंज करना है। ये समझ ठीक आया है। कि कैसे एक्स जी को रैंकिंग करनी है। इसी जी तरीके से हमने वाई को भी रैंक वाई किया। को रैंकिंग कर, ठीक ठीक है। है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है जो रैंक एक्स की आई है उसको स्क्वायर करना। ठीक है, ठीक है मैम। हमने इसको स्क्वायर किया। ठीक है, 3.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही हमने एक्स का स्क्वायर किया, फिर ऐसे ही हम जो वाई की रैंक आई उसको हमने स्क्वायर किया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और वाई, जो रैंक आई है एक्स और वाई की उसको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट अपने पास 10 है, रैंक जी ऑफ एक्स का टोटल 55, रैंक ऑफ वाई का टोटल भी 55। जी अब इसका जो एक्स की जो रैंक आई है उसका स्क्वायर का जो हम टोटल करेंगे 385, 38 383.5, और इसका मल्टीप्लाई का टोटल ये आया। हमने अब सबका टोटल किया। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स और वाई अपने पास थे दो वेरिएबल, उनको एक रैंक ऑर्डर में अरेंज अरेंज किया, जो रिपीट हो रहे थे उसको हमने उसी के अकॉर्डिंग एक असाइन रैंक के अकॉर्डिंग असाइन किया। इसी तरीके से हमने वाई के रैंक को असाइन किया। ठीक एक्स है। का जो रैंक आया उसका स्क्वायर किया, वाई का स्क्वायर किया, और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया, और देन सबका टोटल। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जी अब हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई हमें, ये था हमारा सम एक्स, ठीक है, सम वाई, हम्म। और ये हमें मिला ये वैल्यू सम एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें मिला सम ऑफ वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू मिला हमें सम एक्स और वाई। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास है। ये क्लियर हुआ। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था, ये सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन। इस तरीके से अगर हम इसको इजी करें तो हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसका न्यूमरेटर देखें तो हमारा पहले हम इसको सोल्व करते हैं, सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स कितना आया हमारे पास 55, ठीक है, सम ऑफ वाई भी 55 डिवाइडेड बाय एन, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना था 10। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आती है 302.5। ठीक है, अब टोटल फॉर्मूला ये था सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम एक्स मल्टीप्लाई सम वाई डिवाइडेड बाय एन। सम एक्स वाई का समझ गया टोटल मैं, ये कर लूंगा कितना आया, कैलकुलेशन। ये 375.75। ठीक है, जब हम इसको इससे माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू आती है ये। ठीक है, तो जी न्यूमरेटर की वैल्यू अपने पास आ गई। अब हम जी इसी तरीके से डिनोमिनेटर को हम सॉल्व फाइंड करेंगे, सम करेंगे ऑफ जी। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स स्क्वायर एन सम ऑफ वाई स्क्वायर सम ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, हमने दोनों वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, ये जी क्लियर हुआ। जी अब जी जब हम इन वैल्यू का अब इनका क्या था, होल रूट था, इनका जी जब होल रूट करेंगे तो अपने पास वैल्यू निकल के आएगी 81.25। ये क्या आया, कोरिलेशन, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये वैल्यू आई हमारी इसको डिनोमिनेटर स्पेयरमैन को। रो निकल के आया हुआ ना मैम, ये स्पेयरमैन रो अब रो निकलेगा, अब निकलेगा, अच्छा अब निकलेगा। ठीक ठीक है, है। अब हमारे पास क्या न्यूमरेटर की वैल्यू आती है 73.25, और डिनोमिनेटर की वैल्यू आती है 81.25। जी अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे जो कोरिलेशन की वैल्यू आती है वो आती है 0.9। 90, ठीक है, ठीक है। उसका नियर बाय हमारे पास वैल्यू आती है। जो जी 0.90 है ये नियर बाय 1 है। ठीक है, 1 के नजदीक है। इसके 1 के नजदीक +1, अगर +1 आता है तो हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आता है। ठीक है, और अगर आप देखो तो ज्यादा नहीं नियर, है, 0.90 और 1 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो नियर बाय 1 है, तो दैट मीन्स हमारा जो कोरिलेशन आया है वो परफेक्ट, मतलब कोरिलेशन आया है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है दोनों वेरिएबल के बीच में। ठीक है, स्पेयरमैन्स रो फॉर दिस एग्जांपल इज 0.902। Why? Since this is a positive value, the relationship between them is also
positive. This value is rather near to 1, so the strength of association between the rank of BDI and BHS are very high. दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग कॉरिलेशन है, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करते हैं स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन विद टाइड स्कोर, अगर हमारे पास सेम स्कोर्स आते हैं, ठीक है, कैसे हमने उनको असाइन करना है। ये क्लियर है? यहाँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं मैम, फॉर्मूला बहुत Yeah. बड़ा है। ओके, अब आता है कि कैसे हम जो हमने स्पेयरमैन रो कैलकुलेट किया है उसको सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करते हैं हम, कि कैसे वो सिग्निफिकेंट है जो रिलेशनशिप आया है। अगेन वही हमने पहले बिट्स में डिस्कस किया है कि हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट होता है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का होता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। ये जो अगर हम कह रहे हैं देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ये टू टेल टेस्ट होता है, ठीक है। टू टेल टेस्ट किसे कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन नहीं पता होती है कि जो जी, सिग्निफिकेंट बोथ जो आर कैंसल कोरिलेशन आ रहा है, हाँ, वो पॉजिटिव भी आ सकता है और वो नेगेटिव भी आ सकता है, जी, ठीक है। ये रहा, इफ अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वर स्टेटेड वन टेल टेस्ट वुड बी अप्रोप्रिएट, राइट। यूज ऑफ क्रिटिकल वैल्यू टेबल्स। अब हम इसमें जो टेबल वैल्यू हम यूज करेंगे, अब इसमें भी दो हैं। अगर हमारे पास सैंपल साइज लेस देन 10 या इक्वल टू 10 होता है तो द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेयरमैन रो इज टेस्टेड बाय रेफरिंग द क्रिटिकल वैल्यू टेबल ऑफ आरएस, ठीक है। ये हमारे जितने भी स्टेटिस्टिक्स टेक्स्ट बुक होती है उनके अपेंडिक्स में ये हमें टेबल्स हमें प्रोवाइड होती है, ठीक है, विच प्रोवाइड वैल्यू फॉर बोथ, जिसमें वन टेल्ड और टू टेल्ड टेस्ट दोनों की वैल्यू प्रोवाइड होती है। अब कैसे टेबल होती है? इस तरह की टेबल होती है, ठीक है। अगर हमने कहा कि हमारे पास जो n है या तो वो लेस देन 10 होता है या वो इक्वल टू 10 होता है, ठीक है, तो तब हम इस टेबल से अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जो कोरिलेशन आया। अब हमने किस में चेक करना है? कहा है हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट 10 है, ठीक है, ऐसे हम चेक करते हैं। ये होते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी आपके पास नंबर होते हैं, ठीक है, 10। अब हमने किस में देखना है? 0.05 में हम देख रहे हैं, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो कितनी वैल्यू है इसमें? 0.648, ठीक है। अगर हम 0.01 पे सिग्निफिकेंस मैंने कहा ना कि हम दो सिग्निफिकेंस लेवल पर चेक करते हैं, एक 0.05 पे चेक करते हैं और एक 0.01 पर चेक करते हैं। 0.05 पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो वैल्यू आती है, टेबल वैल्यू आती है 0.648 एट 0.05 लेवल, ठीक है। अगर 0.01 लेवल पर चेक करते हैं तो टेबल वैल्यू आती है 0.79 एट 0.05, ठीक है। ये समझ आया कैसे हम टेबल जी, वैल्यू कैलकुलेट चेक करते हैं? जी, अब इसमें क्या होगा, हमने देखना है जो हमारा कोरिलेशन वैल्यू आई है जो हमने कैलकुलेट की है, वो वैल्यू है 0.902, ठीक है, बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ 10 इंडिविजुअल, ठीक है। अगर हम इस n10 है हमारा, हम क्रिटिकल वैल्यू में देख रहे हैं 0.01 लेवल पर और 0.05 लेवल पर, तो 0.01 लेवल पर वैल्यू है 0.794, 0.794, ठीक है, 0.1 लेवल पर। 0.05 पर है 0.648, ठीक है। तो हमने दोनों सिग्निफिकेंस लेवल पर हम चेक करते हैं। 0.01 पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 0.902 विच इज ग्रेटर देन 0.794, राइट। जी, अगर हम 0.05 लेवल पर चेक कर रहे हैं तो 0.05 लेवल पर हमारी कितनी आती है? 0.648, 0.90 जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर है, राइट, 0.648 से 648 बड़ी है। जी, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कोरिलेशन की वैल्यू आई है वो दोनों लेवल की वैल्यू से बड़ी है, जी,
ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा जो कोरिलेशन है वो 0.01 लेवल पर भी सिग्निफिकेंट है अगर हम चेक करें, और जो 0.05 लेवल पर भी सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होती है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट क्यों होती है? अब रिजल्ट क्या कह रहा है कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, जो कोरिलेशन आ रहा है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, और नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। ठीक है, तो जी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है और ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आती है टेबल वैल्यू से, दैट मीन्स कि हमारी जो हाइपोथेसिस है या जो हमारा रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम दोनों लेवल पे चेक कर रहे हैं, 0.01 पे भी बड़ी आ रही है और 0.05 पे भी, तो हम कह सकते हैं कि जो कोरिलेशन हम चेक कर रहे हैं बिटवीन बीडीआई एंड बीएचएस, या जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन दो बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोरिलेशन हमें मिल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? नहीं मैम। The null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. There exists a significant relationship between the two variables in the population presented by the sample. Clear? जी मैम। Okay. अब ये तो था कि अगर हमारे पास n लेस देन 10 या n इक्वल टू 10 हो तो हम टेबल वैल्यू से चेक कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास जो सैंपल साइज है वो लार्ज हो, 10 से ज्यादा हमारे पास सैंपल हो, तो हम कैसे अपना जो कोरिलेशन आया है उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट आया है रिजल्ट या इनसिग्निफिकेंट आया? देन we test it using the t distribution. The degree of freedom are given by df equals to n minus 2. n क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ सैंपल होता है, उसमें से हमने 2 माइनस करना है, जैसे हमने और भी कोरिलेशन में df कैलकुलेट किया है। द टेस्ट स्टेटिस्टिक इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। हमने कहा ना कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर हम चेक करते हैं। अब टी को हमने कैसे कैलकुलेट करना है? ये फॉर्मूला है। आर एस क्या है? जो हमारा रैंक कोरिलेशन आया है, √n-2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब टी अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे टी इक्वल्स टू आर एस की वैल्यू, जो हमारे पास कोरिलेशन आया, कोरिलेशन की वैल्यू थी 0.902, 0.902। ठीक है, √n, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 10 है तो हम इसको माने कि 20। ठीक है, कि 20 हमारे पास सब्जेक्ट है, 20-2 डिवाइडेड बाय √n माइनस 0.902 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी टी वैल्यू आएगी। अगर हमारी टी वैल्यू लेस देन 0.902 से छोटी आती है, ठीक है, मींस अगर 0.902 इज ग्रेटर देन टी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आएगी, तो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। अगर टी वैल्यू ग्रेटर होगी 0.902 से तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। Right? The calculated T value then compared with the critical T value from the T distribution table at the required level of significance. If calculated T is greater than critical T, then reject null hypothesis। जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो हमारी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है अगर वो टी वैल्यू से ज्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट क्यों होगी? तो हम कहेंगे कि जो कोरिलेशन आ रहा है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। बट इफ कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेसर देन क्रिटिकल टी वैल्यू, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी मैम। कोई डाउट? नो मैम। ओके। अब एक कोरिलेशन आता है कैंडेल्स टाउ।
Kendall's tau is applied as a non-parametric measure of correlation. ये भी non-parametric correlation है under specific data condition. It is especially useful in psychological and educational research when assumption required for Pearson are not. हम इसको कब यूज करते हैं, जो पियर्सन आर की जो अजम्पशंस है अगर वो फुलफिल नहीं होती है और हमारा डाटा नॉन पैरामेट्रिक होता है, मींस डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तब हम कैंडल्स टाउ को अप्लाई करते हैं। और स्पेशली ये साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल रिसर्च में होता है। द कोरिलेशन प्रोसेसर वॉट डेवलप्ड बाय, इसको कैंडल टाउ बोला क्यों जाता था, कि जो ये कोरिलेशन प्रोसेस था ये किसके थ्रू डेवलप हुआ, बाय कैंडल इन 1938। एंड कैंडल्स टाउ इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ टू सेट्स ऑफ लेंथ x एंड y एंड इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर, इस लेटर से इसको डिनोट किया जाता है जिसको टाउ कहा जाता है। द पॉपुलेशन पैरामीटर इज डिनोटेड बाय 2, जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसको टाउ से डिनोट किया जाता है और सैंपल स्टैटिस्टिक्स को टाउ बार से, इस वाले साइन से डिनोट किया जाता है। इसकी भी वैल्यू जो रेंज होगी और कोरिलेशन की तरह -1 से +1 होगी, ठीक है। अ वैल्यू ऑफ टू क्लोजर टू +1 इंडिकेट्स अ स्ट्रोंगर रिलेशनशिप, और -1 स्ट्रोंगर होगी बट हमारा डायरेक्शन अपोजिट होगा। +1 होगा, नियर बाय +1 होगा तो पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन होगा, नियर बाय 1 होगा तो सॉरी -1 होगा तो नेगेटिव होगा। A positive toe indicates a positive relationship, whereas a negative toe indicates a negative correlation. ठीक है। अब इसमें वही अगेन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर हम बनाएं तो व्हेन कैंडल्स टाउ इज यूज्ड ओनली अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम इस कोरिलेशन को सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, डाटा को अरेंज करने में हम यूज कर रहे हैं, डाटा को डिस्क्राइब करने में हम यूज कर रहे हैं, तब हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट व्हेन टाउ, ये किसके लिए हम यूज करते हैं, सैंपल स्टैटिस्टिक के लिए, इज यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर, हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉर्मुलेटेड। तो इसमें हम अगर कह रहे हैं टो इक्वल्स टू 0, टो किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। द पॉपुलेशन कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो कोरिलेशन है, जो हम पॉपुलेशन, बेसिकली हम कोरिलेशन कब चेक कर रहे हैं, कब हम देख रहे हैं कि अपने पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल पैरामीटर के बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर वो 0 है तो नल हाइपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है द पॉपुलेशन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज नॉट 0। एक्स और वाई क्या है हमारे पास, वेरिएबल। अगर वो 0 नहीं है तो देन हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। दिस रिक्वायर अ टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट वही होता है जिसमें मैंने अभी बताया कि जिसमें हमारा डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। एंड डायरेक्शनल अल्टरनेटिव में ऑल्सो बी स्टेटेड। ओनली वन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एट अ टाइम, रिक्वायर्ड अ वन टेल टेस्ट। अब कैंडल स्टाउ को कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या उसके पीछे लॉजिक है, क्या कंप्यूटेशन है कैंडल स्टाउ का। कैंडल स्टाउ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्कोर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट पेयर्स। कॉन्कोर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स होता क्या है, एक मिनट। हम्म, ठीक है। कॉन्कोर्डेंट पेयर्स अकर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस बिटवीन रैंक ऑन एक्स एंड वाई इज द सेम। कि अगर हमने कहा कि हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई और उनकी रैंक का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे अगर हम रैंक डिफरेंस निकाले 3 और 4, अगर हम दोनों वेरिएबल का रैंक डिफरेंस निकाल रहे हैं और वो इसका आ रहा है -1 और दूसरे का भी सेम आ रहा है -1, तो दोनों का जो रैंक डिफरेंस आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स कि ये कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स हैं। डिस्कॉर्डेंट पेयर क्या होता है, जब दोनों का जो रैंक डिफरेंस आ रहा है उनका डायरेक्शन भी, कि भाई मैंने जो रैंक डिफरेंस देखा एक का -1 आ रहा है, एक का +1 आ रहा है, तो जो ये पेयर बनेगा ये क्या है आपका डिस्कॉर्डेंट पेयर।
ठीक है, अगर रैंक डिफरेंस सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कॉन्कॉर्डेंट पेयर्स है, अगर रैंक डिफरेंस डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डिस्कॉर्डेंट पेयर्स है। ठीक है, अगर हम इसको एक हमने एग्जांपल लिया, उसमें स्मॉल डाटा है, 4 सब्जेक्ट का हमने डाटा लिया, आर एक्स और आर वाई। ठीक है, रैंक ऑफ एक्स और वाई। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हमें कैलकुलेट करना है एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू। तो एन कितना है अपने पास? 4, 4 माइनस वन 3 डिवाइडेड बाय टू, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अपने पास आते हैं 6। ठीक है, अगर हमें कैंडल्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इसका फॉर्मूला होता है, एक मिनट, हाँ, वो इसका फॉर्मूला है टो एन सी माइनस एन डी अपॉन एन एन माइनस वन अपॉन टू, where value of candles tau obtained from the sample, this value NC नंबर, NC क्या है? नंबर ऑफ कॉन्कोर्डेंट पेयर, और ND क्या है? नंबर ऑफ डिस्कॉर्डेंट पेयर। कॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट क्लियर हुए आपको? जी किस पेयर्स जी की हम बात कर रहे हैं? कि जो जी हमारे दो वेरिएबल एक्स और वाई के जो हम रैंक डिफरेंसेस हम देख रहे हैं, वो अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ रहे हैं, दैट मीन्स वो हमारा कॉन्कोर्डेंट पेयर्स है। अगर दोनों का रैंक डिफरेंस डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है तो वो हमारा डिस्कॉर्डेंट पेयर्स है। ठीक है, एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अब हमने ये, हमें फाइनली फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हमारे पास डाटा आता है तो हमने उसको सबसे पहले डाटा को रैंक्स में हमने अरेंज करना है। द रैंक्स ऑफ वेरिएबल एक्स आर अरेंज फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, द कोरस्पॉन्डिंग रैंक ऑफ वाई आर रिटन अलोंग साइड, कि जो हमारे पास स्कोर आते हैं एक्स और वाई के, सबसे पहले हमने उस स्कोर को अरेंज करना है लोवेस्ट टू द हाईएस्ट डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वही एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ वाई, आर एक्स आर वाई। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, रैंक ऑफ एक्स है हमारे पास 1 2 3 4, रैंक ऑफ वाई है अपने पास 1 3 2 4। ठीक है, ये रैंकिंग अपने पास है। सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है टोटल नंबर ऑफ पेयर्स में। ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 4 1 2 3 4, एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, हमारे पास 6 टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आते हैं। अब 6 पेयर हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने बनाया ए बी, एक पेयर ये बन गया। दूसरा बनाया हमने ए, पहले हमने बनाया ए बी एक पेयर, दूसरा हमने बनाया ए सी, ये हमारा बना दूसरा पेयर। जितना नंबर ये पेयर कैलकुलेट होके आता है उतना ही हमें पेयर्स बनाना है। ठीक है, 2 पेयर बन गए। फिर हमने एक पेयर, सॉरी, एक पेयर हमने बनाया ए और डी, तीसरा पेयर बना बी सी, फोर्थ बी डी 6, और क्या बचा है अभी? सी और डी, फिफ्थ और सिक्स। इस तरीके से हमने 6 पेयर बनाने हैं। जितने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमने पेयर बनाने हैं, ए बी ए सी ए डी, बी सी बी डी सी डी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी मैम। अब हमने अब हमने क्या करना है? इन पेयर्स के, जो हमने पेयर्स बनाए हैं, इन पेयर्स के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस निकालना है, रैंक डिफरेंस निकालना है, आर एक्स आर वाई। अब देखो, ए में क्या था? 1, बी में क्या था? 2, तो 1 माइनस 2, ठीक है, इक्वल्स टू -1। सेकंड पेयर क्या है अपने पास? ए सी, तो ए का 1, सी का कितना होगा रैंक? एक मिनट, कहाँ है सी का रैंक? 3, 1 माइनस 3 -2। ए डी 1 माइनस 4 -3, डी का कितना है? 4। ठीक है, इसी तरीके से हमने आर की पेयर्स के अकॉर्डिंग हमने एक्स की रैंक हमने कैलकुलेट की, रैंक डिफरेंस। अब हम क्या कर रहे हैं? इसी तरीके से वाई, वाई में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे आते हैं वाई। ठीक है, अब वाई में ए 1 माइनस बी का क्या है? 3। ठीक है, तो 1 माइनस 3 -2, 1 -2 ए माइनस, हाँ, ए और सी का पेयर बना तो 1 -2, 1 माइनस ए का वैल्यू 1 और सी का कितना है? 2, तो 1 -2 -1। ठीक है, हमने इस तरीके से इनकी रैंकिंग कर दी, पेयर्स की रैंकिंग कर रहे हैं हम एक्स और वाई के बेसिस पर। अब देखो, अब हम, हमारे पास 2 पेयर बन गए,
ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, -1 -2, डायरेक्शन दोनों की सेम है, साइन दोनों का सेम है, तो ये कौन से पेयर है, ये है कॉनकोर्डेंट पेयर। -2 -1 कॉनकोर्डेंट पेयर, -3 -3 कॉनकोर्डेंट पेयर। अब ये देखो बी और सी वाला -1 और +1, साइन दोनों की अलग है, तो ये होगा डिस्कोर्डेंट पेयर। समझ आ रहा है? जी मैम। -2 माइनस सॉरी, ये भी -1, ये भी -1, तो कॉनकोर्डेंट, -1 -2 कॉनकोर्डेंट। ठीक है, सिर्फ हमारे पास एक पेयर आया है जिसमें साइन अलग जा रहे हैं, जिसको हमने डिस्कोर्डेंट पेयर, हमने इस तरीके से इनको नेमिंग किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका जो रैंकिंग थी एक्स की, हमने वो लिखी है 1 2 3 4 ABCD। अब हमने ए को किस किस के साथ कंपेयर किया था, बी के साथ हमने कंपेयर किया, ए को सी के साथ कंपेयर किया, डी के साथ कंपेयर किया, बी को सी के साथ कंपेयर किया, डी के साथ कंपेयर किया। ठीक है, सी को सी को किसके साथ कंपेयर किया, डी के साथ, डी को तो किसी के साथ कंपेयर नहीं किया ना, तो इसको हमने खाली छोड़ा। अब हमारे रिजल्ट्स देखो कि एक मिनट, रिजल्ट में ए और बी में अगर हम देख रहे हैं, इसमें बी, एक मिनट, BCD, एक मिनट, कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, रैंक्स हमने अरेंज किया, पेयर्स हमने बनाया। ओके, अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, किस किस के साथ हमने कंपेयर किया है। अगर हम ए बी का देखें, ए सी का देखें और ए डी का देखें, तो हमारा ए बी में भी कॉन्कोर्डेंट आया। ठीक है, ए सी में भी कॉन्कोर्डेंट आया हमारा, और ए डी में भी कॉन्कोर्डेंट आया, CD में मैम, CD में। जिसके साथ हमने पेयरिंग की थी, तो C ठीक है, तो सम ऑफ सी कितना आया, 3। अब हम ठीक है। देख रहे हैं बी के साथ हमने सी का पेयर किया था, डी का पेयर किया था। ठीक है, बी सी का पेयर किया था, डिसकॉर्डेंट, एक डी आया और डी के साथ किया था तो कॉर्डेंट, सी और डी। ठीक है, रिजल्ट आया, बी के इसके साथ, एक के साथ हमारा डिस्कॉर्डेंट आया था, एक के साथ वो आया था। अगर हम सम ऑफ सी देखें, सी कितना है यहाँ पर, 1, और डी कितना है, 1। ठीक है, इसी तरीके से सी जी डी। ठीक है, अगर हम सी को देखें, सी और डी का पेयर देखें, तो क्या आया था, कॉन्कोर्डेंट आया था। ठीक है, तो सी जी डी के पेयर में कॉन्कोर्डेंट आया था। अब कॉन्कोर्डेंट कितना है, 1, और डी डिस्कॉर्ड इसमें नहीं था। अब हम अगर टोटल कॉन्कोर्डेंट कैलकुलेट करें, 3 4 5, तो 5 हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्कोर्डेंट पेयर्स थे, और डिस्कॉर्डेंट पेयर्स कितना था हमारे पास, 1। ठीक है, जी अब हमारे पास एनसी की वैल्यू आ गई, एनडी की वैल्यू आ गई। अब हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो स्क्वायर एनसी माइनस एनडी अपॉन एन माइनस 1 अपॉन डी। ठीक है, एनसी कितना है हमारे पास, 5, डी 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने थे हमारे पास, 2, वो सॉरी 6। मैम, ये गलत हो रहा है, नीचे वाला फॉर्मूला गलत हो रहा एक मिनट, मैं अभी हम निकालते हैं ना एनसी, है। एन नंबर ऑफ एन 6 6 5 3 एक मिनट, 15 आना चाहिए। 5 - 1 अपॉन एन कितना था, एन था +6। 4, एन 4 था, 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके 6 तो ओके ओके। पेयर्स थे ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है, 4 है। डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 2। 2 आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ठीक है ये आ गया 6। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 6, तो यही आएगा 0.667। ठीक है। ठीक है, ये 6 तो पेयर्स थे ना, नंबर जी ऑफ सब्जेक्ट तो अपने पास 4 ही है ना। जी ठीक है, तो ये हमारा आ गया कैंडल्स टाउ। ठीक है,
अब इसको भी हम कैसे सिग्निफिकेंस टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, कैंडल स्टाव की भी टेस्टिंग यूजिंग टू अल्टरनेटिव मेथड, दो मेथड से हम इसको यूज चेक कर सकते हैं। एक अगेन वही क्रिटिकल वैल्यू चेक करके, जैसे हमने अभी उसमें किया कि हम टेबल में वैल्यू चेक कर रहे हैं। दूसरा हम कर सकते हैं जी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बोथ मेथड टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन कोरिलेशन इज जीरो। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हम अगेन वही बना रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन एक्स एंड वाई इन द पॉपुलेशन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब हम मेथड वन हम अगर यूज करें, टेस्टिंग यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू, जो टेबल्स में अपेंडिक्स में जो वैल्यू है, जो टेबल वैल्यू उसके थ्रू अगर हम कैलकुलेट करें, इन दिस मेथड द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ कैंडल्स टाउ इज कंपेयर्ड विद द क्रिटिकल वैल्यू प्रोवाइडेड इन अपेंडिक्स फॉर अ गिवन सैंपल साइज एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास स्मॉल सैंपल है, कितना था, अगर हम यही अपना जो एग्जाम्पल हमने जो कैलकुलेट किया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो एन हमारे पास 4 है, तो सैंपल साइज स्मॉल है और ऑब्टेन्ड वैल्यू हमारी टो की कितनी आई, 0.664। अगर हम क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टो एट 0.05 लेवल पर चेक करते हैं तो वो 1 आई, मीन्स जो हमारी टेबल वैल्यू है, ठीक है, टेबल वैल्यू 1 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा 0.664 इज लेस, एक मिनट, इज लेस देन 1, ठीक है। दैट मीन्स सिंस द obtained 0.664 is less than the critical value 1, the result is not statistically significant। अगर रिजल्ट स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं है तो कौन सी हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो रही है, नल, नल, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। जी। We retain the null hypothesis and conclude there is no significant relationship between x and y in the population. Second, अगर हमारे पास larger sample है, सैंपल साइज अगर हमारे पास 10 है, तो हम किससे कैलकुलेट करेंगे, since the obtained value 0.77 is greater than the critical, देखो obtained value 0.778 अगर हमारी आती है फॉर एग्जांपल, और क्रिटिकल वैल्यू टो की हम 0.01 लेवल पर चेक कर रहे हैं 0.644। अगेन वही कि अगर हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू बड़ी आती है क्रिटिकल वैल्यू से तो रिजल्ट हमारा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होता है 0.01 लेवल पर। देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये स्मॉल सैंपल लार्जर सैंपल के लिए हम अपनी टेबल से चेक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा सैंपल साइज कम है, लेस देन 4 है, तो हम किस पर चेक करेंगे, 0.05 लेवल पर चेक करेंगे। और अगर हमारा सैंपल साइज 10 या ग्रेटर देन 10 है, देन वी चेक एट 0.01 लेवल। ठीक है, सेकेंड मेथड, अगर हम, मैंने कहा था कि एक मेथड हम टेबल वैल्यू से चेक करते हैं, दूसरा मेथड आता है यूजिंग जी ट्रांसफॉर्मेशन। अनदर वे ऑफ टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कैंडल्स टाउ इज बाय कन्वर्टिंग टो इनटू जी स्कोर एंड देन रेफरिंग टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फॉर्मूला ऑफ जी ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पर कैसे हम चेक कर सकते हैं, टो का जो टो को कन्वर्ट करते हैं हम जी स्कोर में, तो जी का फॉर्मूला, जी ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है टो अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ टो। ठीक है, द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ टो। एग्जाम्पल सेम डाटा एज अबाउ, अगर हम वही डाटा पे हम देखते हैं तो ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ टो 0.778, तो हमने क्या करना है, जी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जी वैल्यू इक्वल, जी इक्वल्स टू टो की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.778 एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ टो। एक मिनट, स्टैंडर्ड एरर कौन सी रखी है इसमें, यहाँ पर कुछ मिस हुआ है, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू मिस हुई है। जी बताऊं, हाँ जी, मिस हुआ है ना कुछ। 10 वाले लिया है इन्होंने। इन्होंने वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ टो की 10 लिया है। जी, वो फॉर्मूला के हिसाब से ना, हाँ, यहाँ फॉर्मूले जेड के आना था अकॉर्डिंग। टाओ, टाओ के अपॉन में अंडर रूट 2
ब्रैकेट 2n+5 अपॉन 9n n -1 हाँ, करके। ये उन्होंने पूरा फॉर्मूला उस पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो ये टाउ की वैल्यू इन्होंने ली है यहाँ पर 77.8 करके ना, तो हाँ ऐसी हाँ, तो जीरो तब पॉइंट जाके सेवन सेवन एट जी हाँ, तब जाके 3.13 आया, ये तो तब बुक में जाके दिया हुआ है। 3.3 आया। ठीक है। ठीक है, अगेन हम उसको भी यही करेंगे कि हम 0.05 लेवल पर देख रहे हैं तो इतना, 0.01 लेवल पर देख रहे हैं तो वही सबका इंटरप्रिटेशन का डिसीजन का सबका वही रूल है कि अगर आपकी जी वैल्यू, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं जी वैल्यू इतना आया, हम्म, 3.313 इज ग्रेटर देन बोथ 1.96 2.58, देन रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट एंड 0.01 लेवल एंड 0.05 लेवल, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। थोड़ा सा मैम कंक्लूड। एक चीज में डिस्टर्ब हो गया। जी, जी 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 को किस नाम से बुलाएंगे? ये हम कब चेक, ये किस लिए हम चेक कर रहे हैं, दो में हमने कहा ना कि जब हम हमारा टो का एक कोरिलेशन निकल के आया तो हम उसको अब स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हम देख रहे हैं कि जी जो जी कोरिलेशन आया वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, अपनी हाइपोथेसिस को हम कंप्यूटेशनल, टेस्ट ठीक कर है रहे हैं। ठीक है, समझ गया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि टो को स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट चेक करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड वही है कि हम क्रिटिकल जो टेबल पीछे दी गई है अच्छा उस अच्छा टेबल में ठीक हम है। चेक कर रहे हैं। और दूसरा दूसरा मेथड दूसरा इन्होंने था। बताया कि हम जी ट्रांसफॉर्मेशन के यूज के ठीक भी है। हम कर सकते हैं, कि जो ठीक। हमारा टो इसको जो टो आया है हम जी उसको जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है, और जी स्कोर से कंपेयर करके हम अपने रिजल्ट को स्टेटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये दो मेथड हैं इनके। जनरली अगर हम चाहें तो हम टेबल से ही कैलकुलेट, टेबल से ही टेबल वैल्यू से ही हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये है इनका। एंड वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अगर हमारा जी वैल्यू बड़ा आता है, 0.05 लेवल पर अगर हम चेक कर रहे हैं 1.96 से बड़ा आता है या 2.58 से बड़ा आता है, देन वी रिजेक्ट द null hypothesis and conclude that population correlation is significantly different from zero। ठीक है, जी ये मैम। आपका टो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हम चेक करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, ये वही था। ये आपका यूनिट 2 यहाँ पर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो जो हमने आज टॉपिक किया है, नहीं मैम। क्लियर है? जी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कीजिएगा। कल क्लास होगी मैम या परसों करेंगे?